This is NDTV, and you're watching NDTV Prime in association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद भूमि अधिग्रहण बिल पर विवाद फिर से गहराया। मोदी सरकार अपने रुख पर टिकी, लेकिन किसानों और अपने सहयोगियों की नाराजगी के बाद कहा सुझावों पर कर सकती है विचार। रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और नोएडा एक्सटेंशन के बाजार में निवेश करना समझदारी है या एक दांव, हम लेंगे जायजा। जमीन अधिग्रहण विधेयक के मुद्दे को एक बार फिर अन्ना हजारे का आंदोलन सुर्खियों में ले आया है। इस विधेयक को लेकर सरकार अपने रुख पर अड़ी नजर आ रही है, जबकि ज्यादातर पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। जो मुद्दे खास तौर पर विरोधियों के निशाने पर हैं, वो हैं रक्षा उत्पादन, ग्रामीण इंफ्रा, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के वक्त जमीन मालिक किसानों की सहमति जरूरी नहीं होना, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, ग्रामीण इंफ्रा, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव का आंकलन जरूरी नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, ग्रामीण इंफ्रा के लिए उपजाऊ जमीन का भी अधिग्रहण मुमकिन, और 5 साल में प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए तो जमीन किसानों को वापस नहीं होगी। साथ ही किसी नियम की अनदेखी करने वाले अधिकारी कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं, बिना इजाजत केस नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विवाद खड़ा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय कुमार, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गृह प्रवेश बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के, और दुष्यंत नागर हैं जो कि कन्वीनर हैं किसान संघर्ष समिति के। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दुष्यंत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आप लोगों पे सबसे ज्यादा असर डाल रहा है ये मुद्दा, तो जो पुराना बिल था, क्या आप उससे संतुष्ट थे? क्योंकि उसमें भी आप लोगों को दिक्कतें होती थी, और अब ये नए बिल से तो आप लोगों को। पुराने बिल में कुछ हमें दिक्कतें शुरू में थी, लेकिन लास्ट में हमारी जयराम रमेश जी के साथ में 2-3 दौर की वार्ता हुई, तो जो हमारी मुद्दे थे वो सुलझ गए थे। जैसे कि हमारा एक मुद्दा उनके साथ अनसुलझा था, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में सुलझा, कि लैंड बैंक बनाने का किसी को अवसर प्रदान ना किया जाए। अगर कोई जमीन का अधिग्रहण होता है तो वो एक निश्चित समय अवधि तक, अगर उसमें निर्माण कार्य उसका उपयोग नहीं होता है तो किसान को वापस होनी चाहिए। उस पर सरकार 5 साल के समय की अवधि के अंदर मान गई थी, हम 2 साल चाहते थे। मतलब कुल मिला के हम 90% उससे संतुष्ट थे। लेकिन जो वर्तमान में अभी जो बिल आया है, ये तो बिल क्या है, ये तो एक तरीके से आप ये समझिए अराजकता फैलाने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे किसानों की जमीनों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया जाएगा और किसानों के अधिकारों का हनन होगा और देश के अंदर एक अराजक स्थिति फैल जाएगी। अंग्रेजों का भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा अंजलि जी, जो 1894 का बनाया हुआ बिल था, उसमें भी एक क्लॉज थी 5A कि अगर किसान की जमीन को राष्ट्र हित के अलावा किसी और उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है तो उसके ऑब्जेक्शन पे सुनना, विचार करना वो कलेक्टर का बाध्यता लाता था जी। तो अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो जमीन चाहे वो आप एक्वायर कर लीजिए। अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जितनी जमीनों का अधिग्रहण हुआ और जो बिल्डरों को दी गई, वो अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे दी गई। आज वहां पे किसान एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। दूसरा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जमीन जो भी आज अधिग्रहण हो रहा है, आप बोड़ा किसी लगा के मुंबई तक लगा दीजिए, जितने भी कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं,
वो सब प्राइवेट सेक्टर को जमीन जानी है। तो यहाँ चलिए प्राइवेट सेक्टर की आप बात करें, प्राइवेट सेक्टर को बीच में ले आते हैं, तो अभय आप क्या मानते हैं, क्योंकि पलड़ा जो है किसानों का ही भारी नजर आ रहा है, सारी पार्टीज का जोर इनके साथ है, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ ये लोग गलत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कोई गलतफहमी आ गई है? देखिए, यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा कि भूमि अधिग्रहण मुद्दा है ही नहीं। भूमि अधिग्रहण के लिए इवन किसान लोग भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा है कि उन किसानों को कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, कैसे कंपनसेट किया जाए, इसकी प्रोसीजर क्या होगी और इसकी कम्युनिकेशन क्या होगी। अब ये एक एक मुद्दे पे हम बात करना शुरू करें तो यहाँ पर इनको मुआवजा जो दिया जा रहा है वो पिछली जो सरकार थी उससे बेटर मुआवजा दिया जा रहा है। उसके बाद आप ये देखिए, रिहैबिलिटेट करने का भी इन लोगों ने काफ़ी कुछ प्रावधान बनाया है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता मुझे भी लगता है कि है। थर्ड चीज़ है कि ये किस प्रोसीजर से किया गया। अब ये ऑर्डिनेंस के पर एक मुद्दा उठता है कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया। तो ये ऑल टुगेदर आप लोग सबको मालूम है कि ये बीजेपी सरकार को राज्यसभा में उतनी बहुमत नहीं है, इसलिए ऑर्डिनेंस का एक रूट लेना पड़ा। अब इसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि इसको कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। आज ये सरकार इसके फाइन प्रिंट्स को किसानों को समझाने में अक्षम है। यहाँ पर मेरी समझ से हर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और हर एक एमपी को, हर एक एमएलए को उसमें शामिल करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ये किसानों के हित के लिए है, किसानों के अहित के लिए नहीं है। ये नहीं, मैं इसमें एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं भी कृषक परिवार से आता हूं। परिवार से नहीं है, आपने तो पूरा आपने कम्युनिकेट नहीं किया, किसान जानकारी नहीं रखता, किसान को समझाया नहीं गया। सब किसानों के हाथ में ये गूगल है, सारी जानकारी रखते हैं आप किसान। कौन से युग में आप जी रहे हैं, तो गूगल किसान कौन सा नहीं जानता? किसान के बच्चे क्या किससे कम है? देश में सबसे मुकाबला किसान। एक बात बताएं कि प्राइमरी प्रॉपर बताएं। चलिए दुष्यंत जी एक बार मौका दे देते हैं। चलिए उस मुद्दे को छोड़ते हैं। प्राइमरी प्रोफेशन से आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? चलिए ये बताइए, इस सोच से निकलना होगा। आप प्राइमरी चलिए यहाँ देखिए, चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? ये डिसाइड हम चलिए इस बात की आर्ग्यूमेंट को छोड़ते हैं। मुझे माफ कीजिए, मेरे को आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, दोनों को इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे रोकते हैं। चाहे शब्द हो सकता है कि दुष्यंत जी को पसंद नहीं आए होंगे अभय जी ने जो इस्तेमाल किए, पर अभय जी अगर आप अपने पॉइंट्स पे बता दें कि आप कौन से पॉइंट्स कहते हैं कि जो आप मानते हैं कि समझने में गलती हुई है। देखिए, यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर रिहैबिलिटेशन की जो बात है, तो रिहैबिलिटेशन एक मुआवजा दे दिया गया, किसान को वो पैसे दे दिए गए। किसान को पता नहीं है क्योंकि वो फाइनेंशियल स्किलिंग नहीं हुई है उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जिससे कल होकर वहां पर उद्योग आता है, कल होकर कोई प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी बिजनेस की तरफ जाते हैं ये लोग, तो वहां पर उनके पास स्किल होते नहीं है और किसान लोग उसमें ये करते हैं कि हमारी जमीन तो हड़प ली गई और हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सरकार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिनको मुआवजा दिया जा रहा है उनको साथ में रिहैबिलिटेशन के लिए फाइनेंशियल स्किलिंग और उनकी स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप कह रहे हैं कि बहुत और कुछ बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए था। दुष्यंत जी यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अब जैसे हमने नोएडा एक्सटेंशन का ही मामला देखा था, क्या आपको नहीं लगता है कि कभी कभार जरूरत होती है कि अगर एक बड़ा तबका उन मध्यम वर्ग का भी है जिनको मकान चाहिए, जिनको सड़कें चाहिए और आप लोगों को भी चाहिए ये चीजें, तो क्या इसके लिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मध्यम वर्ग को शहरीकरण के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए लैंड की जरूरत है, उद्योगों के लिए लैंड की जरूरत है। अब चीज़ों की समझने की जरूरत है। देश के अंदर जितनी भूमि कुल रकबा है उसका 20% भूमि बेकार जमीन है जिसके ऊपर कृषि नहीं हो सकती, जिसे ऊसर और बंजर भूमि हम बोलते हैं जी। आप पहले प्राथमिकता रखिए कि उसका अधिग्रहण होगा, उसमें बस्तियां बसाई जाएंगी, वहां उद्योग लगाए जाएंगे। दूसरा क्या है, 50,000 हेक्टेयर के आसपास भूमि औद्योगिक प्रयोग के लिए किसानों से अधिग्रहण किया गया, उस पर उद्योग नहीं लग पाया, आप उन पे चालू करिए। एक तरफ तो आप गाजियाबाद में यूपीएसआईडीसी ने जो 60 और 70 के दशक में किसानों को डिस्पोजिस्ट करके जमीन एक्वायर की, जिसका पैसा आज तक नहीं मिला, उसमें इंडस्ट्री लगी, वो इंडस्ट्री बंद हो गई। उसके बाद में आपने उसका कॉमर्शियल यूज कर दिया। उद्योग के नाम पे आप अधिग्रहण करोगे, उसका कॉमर्शियल यूज कर दोगे कुछ दिन में। रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आप जमीन का अधिग्रहण करते हो, आप किसान से लेते हो 700 रुपया गज,
आप बिल्डर को, आप यहीं पास में बैठे हैं, 15,000 रुपए मिनिमम इनको बेची गई है, तो बीच का मार्जिन कहाँ है? इसीलिए राहुल गांधी जी की जो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें राहुल जी के अथक प्रयास के बाद में एक ऐसा बिल प्रारूप ले पाया, शक्ल ले पाया, जिसमें यह था कि किसानों की हेयरिंग होगी, किसानों की सुनवाई होगी, मार्केट रेट का 1-2 गुने से 4 गुने के बीच में एक राशि तय की जाएगी, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होगा। देखिए कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बात थी कि देश में सामाजिक समावेश के ऊपर किसी ने बनाया था कानून, और उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। तो बताइए मैडम, अब एक आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? देखिए, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं कि इसके फाइन प्रिंट्स जितने भी हैं, इसको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया है। इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो पिछली सरकार ने लाई थी, जैसे उसमें 13 ऐसे चीज थे जिसके लिए वो लैंड एक्विजिशन कर सकते थे, और वो एक्विजिशन में वो मुआवजा डबल और 4 टाइम्स का जो प्रावधान है शहरी क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का, वो वहां पर 13 क्षेत्रों में था, जिसको घटाकर इन लोगों ने 4-5 क्षेत्र में कर दिए, और इन लोगों ने सारे को एक इस पे लाकर उसके मुआवजा को बढ़ा दिया। चलिए यहाँ एक मैडम, सवाल मैं आपसे जो पूछना ऑब्जेक्शन चाहूंगी है, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। हमारे मित्र बड़े किसानों की चिंता कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। मेन चीज है किसानों की, कितने प्रतिशत किसानों की सहमति है, कितना किसान जमीन देने के लिए तैयार है, उसके ऊपर जो सामाजिक परिवेश में असर पड़ रहा है उसका अध्ययन करके उसके लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया है। गांव में किसान के पास जमीन होती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जो अपना जीवन उस खेत में काम करके जीवन गुजार देते हैं। उनके लिए क्या विकल्प रखे गए हैं? क्या किसान के खेत में काम करने वालों को भी नौकरी का प्रावधान है? नहीं है। वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जो पुरानी सरकार का कानून था, उसमें उनको लिंक किया गया था। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट इसमें भी नहीं हटाया गया है, हटा दिया गया है। अभी जी यहाँ ये बात सही है, अगर आप इनकी जमीन ले लेते हैं और फिर 10-10 साल 5-5 साल कुछ काम नहीं होता उस पर, और ये हमने देखा है कि होता है ऐसे, और जमीन खाली पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, तो आखिर ये क्या सही है? आपके स्टूडियो में बैठ के मैं कह रहा हूं, मेरी जमीन 3 रुपए प्रति गज सेक्टर 32 नोएडा में 1976 में एक्वायर की गई, और 2011 में उसको 1,07,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर बेचा गया। नोएडा में तो खैर हमने देखा कि बहुत औद्योगिक जमीन के नाम पे लेकर के बाद में उसको हमने रेजिडेंशियल, उसका लैंड यूज चेंज हुआ, लेकिन ये एक सवाल मुझे भी खटकता है कि आखिर इस्तेमाल नहीं हुई तो वापस क्यों नहीं? तो ये अंजलि जी, इसमें ये बात समझिए, ये भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस ये लाया क्यों गया? ये इसमें बहुत सारी खामियां थी। भूमि अधिग्रहण का जो प्रावधान सरकार ने बनाया था उसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता थी। अब एक चीज जान लीजिए कि ये लोकतंत्र का, 1 मिनट मुझे कंप्लीट किया जाए, मुझे कंप्लीट करने में सहायता प्रदान कर रहा हूं। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। मैं ये बता रहा हूं कि ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ होता है प्रेशर ग्रुप, और ये प्रेशर ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप उस पर डिस्कशन चाहते हैं, आप उसमें संशोधन चाहते हैं, आप उसमें और भी अच्छाइयों को ये लाना चाहते हैं, तो ये तो हम लोग सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपका अहित हो, लेकिन सरकार को ये किसानों का अहित नहीं हो रहा है, इसको कम्युनिकेट प्रॉपरली करना होगा, अदरवाइज ये बिल ऐसे ही खटाई में पड़ेगा। चलिए इस पर मुद्दे इसकी नियति ही खटाई में पड़ने की है। ये बिल पड़ेगा ही खटाई में। चलिए देखते इसकी हैं, नियति ही खटाई में। मैडम, मैं बात खत्म करने से पहले कुछ चीज कहना चाहूंगा। आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया बहुत अच्छी बात है, मेक इन इंडिया की बात करिए। क्या उत्तर प्रदेश में जो 16 भिन्न भिन्न जनपदों में जहां की चीजों का निर्यात होता था, आप ये लगाइए, हमारे मथुरा से शुरू हो जाइए, फिरोजाबाद जहां की चूड़ियां दुनिया में मशहूर थी, अलीगढ़ के ताले, कन्नौज का इत्र, मुरादाबाद के पीतल का वर्क, क्या उसके प्रमोट आए? चलिए बात दूसरी पटरी पर जा रही है। पहले किसानों की गर्दन को काटने के लिए दुष्यंत जी, अब बात दूसरी पटरी पर जा रही है। ये बात तो हम सभी मानते हैं कि इस विधेयक, हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास वक्त कम है, 1 मिनट का समय मात्र लूंगा। जापान में औद्योगिकी की गति पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। वहां का मॉडल आप बनारस में भी ला रहे, बहुत अच्छी बात है। तो जापान का भूमि अधिग्रहण बिल का मॉडल भी ले आइए। चलिए, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं माफी चाहूंगी। यहाँ हम समझते हैं कि जरूरत है विधेयक पर एक बार फिर से विचार चर्चा की, और मान भी गई है सरकार मान चुकी है कि वहाँ पे विचार होगा, सहमति जरूरी है। सरकार मान चुकी है कि इस पर विचार होगा, और अभी देखना है कि आखिर इसमें आगे बात कहाँ तक बढ़ती है। माफी चाहूंगी मैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की हम सारी उलझने
आपकी सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।